बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मैथ 132 कैलकुलस कैलकुलस 2 है आईटी के लिए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले पंजाब यूनिवर्सिटी जो अफिलिएटेड कॉलेजेस को सेकंड सेमेस्टर में आईटी को कोर्स उन्होंने आउटलाइन दी हुई है। ये वो कोर्स है अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर आईटी वाले ये कोर्स पढ़ते हैं और उसका लेक्चर नंबर 32 आज हम करेंगे, जिसमें हम वेक्टर्स का जो है बेसिकली इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और बुक जो है ये मेरे वाली बुक है, इसको ही हम फॉलो करेंगे। और अवेलेबल आपको पता है कि उर्दू बाजार से मिल जाती है, वैसे भी जहाँ से मर्जी आप ले लेते हैं। एनी हो, वेक्टर एनालिसिस बाय जेड आर भट्टी, चैप्टर नंबर 2 है इसका, जो कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स है। इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कवर करेंगे। ये इसके कोर्स कंटेंट्स हैं, इसके जो मतलब चैप्टर कंटेंट्स हैं। द स्केलर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर आइडेंटिटीज। इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट कवर करेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। और आज जैसे आपको पता है कि हमारी एक दूसरा लेक्चर भी होना है, उसमें फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। यानी हो, स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो स्केलर प्रोडक्ट or the dot product of two vector is defined as the product of their magnitudes and the cosine of the angle between them। ये थ्री फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। अगर गौर करें क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स हैं, एक उनके दरमियान एंगल है। प्रोडक्ट किसकी लेनी है? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर थीटा इनके दरमियान वेक्टर है, थीटा इनके दरमियान एंगल है, तो कॉस थीटा की प्रोडक्ट लेंगे हम। तीन चीजें बन जाएंगी, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। इन अदर वर्ड्स, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज द प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने बता रहा था आपको, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, where theta is the angle between the vectors a and b, made from a to b। The scalar product of vectors a and b is denoted by a dot b, से भी इसको हम डिनोट करते हैं। तो फिर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? सिंबॉलिकली हम इसको क्या लिखेंगे? a dot b is equal to a magnitude b magnitude cos theta, where theta lies between 0 and pi। तो ये आपके पास आ गया स्केलर प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि तीन चीज़ों की ये प्रोडक्ट है, ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ये आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि हमारा जो नेट रिजल्ट है इसमें, अगर आप इसको गौर से देखें तो जो हमारा नेट रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द नेट रिजल्ट विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? लुक एट दिस सिंबल हेयर, के डॉट यूज होती है इसकी प्रोडक्ट के लिए, इसलिए हम इसका दूसरा नाम जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो ये तो थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन हो गई कि वाई वी से इट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ये बहुत आगे इस्तेमाल होना है, और कुछ चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आए हैं और ये आपने सेकंड ईयर में 7th चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ज़रा हम आगे चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जी द एंगल थीटा विल बी टेकन पॉजिटिव इफ द इट इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड इट विल बी टेकन नेगेटिव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वहाँ पे फर्स्ट ईयर में, वहाँ भी आपने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेशन करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, लिया जाता है। और जब नेगेटिव एंगल लेना हो तो फिर आप जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल जो है वो नेगेटिव कंसिडर होता है। अब जरा आगे थोड़ा सा चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी एंड ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी
and A dot is used to denote it. That's why this product is called the scalar or dot product. ये मैं आप पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन तो बेसिकली ना अभी जस्ट हम कंप्यूट करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट अगर डाटा दिया हुआ तो कैसे फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 5 इज 30 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दे दी हुई हैं 3 और 5 और उनके दरमियान एंगल 30 डिग्री दे दिया हुआ है। देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। हम उन वेक्टर्स को अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक ए और एक बी है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड दी हुई है उसने 3 और 5। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं ए डॉट बी जो कि है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और फिर आप ए मैग्नीट्यूड आपने अज्यूम कर लिया 3, बी मैग्नीट्यूड 5 और थीटा आपका 30 डिग्री है। तो कॉस 30 डिग्री आपके पास होता है √3/2। इसी फॉर्म में आप आंसर रहने दें। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए के बराबर है। वो अब कैसे होगी? जब आप ए डॉट बी लेंगे वो तो आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, लेकिन जब आप बी डॉट ए लेंगे तो आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस माइनस थीटा। और आपको पता है कॉस इवन फंक्शन है, उस कॉस माइनस थीटा दोबारा कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और यहाँ जो बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ होगा उसे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट वैसे जो है कम्यूटेटिव होती है। तो ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा वर्कअप खुद करें। Now this is very important. The scalar and vector components of a vector A along a vector B. Look at here. Component of vector A. Look at component of vector A along B. What is that? Now this thing is very important और ये आपको बहुत जगह अपने इसको आपने यूज करना है आगे चल के। ये है A डॉट B ओवर B मैग्नीट्यूड। क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। अब ये मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन किया करता हूँ कि एक वेक्टर की कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग लेनी है तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ये है कि उन दोनों की आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है और फिर उस जिस वेक्टर के लॉन्ग आप कंपोनेंट ले रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो आप देखते हैं कि वेक्टर ए की कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग बी ले रहे हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी। तो अलोंग बी ले रहे हैं तो बी मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया तो वो बन गया ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। दिस इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। इसको स्केलर कंपोनेंट या सिंपली कंपोनेंट भी कहते हैं, या एक और लफ्ज यूज होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ये 3-4 चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अब देखें कैसे इसको हम कंप्यूट करते हैं। पहले स्केलर कंपोनेंट करते हैं उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट देखते हैं। अब जारी बात है ए डॉट बी इस फार्मूले में आ रहा है तो हम दो वेक्टर जो कंसिडर कर रहे हैं तो उनके दरमियान एंगल अगर सपोज कर लें थीटा है तो आपके पास ये फिगर सामने आपके पास नज़र आ रही होगी। ये आप गौर कर रहे हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और आप जो यानी ओ ए पूरे का पूरा वेक्टर ए है लेकिन ओ बी पूरा वेक्टर बी नहीं है। ओ बी जो है वेक्टर बी के लॉन्ग आपने सेगमेंट लिया। तो अब आप जरा गौर करें कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी होगा, यानी आपके पास जो वेक्टर ए है इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी लेंगे। ये आपका वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी अगर आपने लेना तो वो कितना होगा? ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी जब लेंगे तो वो कितना होगा? और उसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉइंट ए जो है इसकी यहाँ पे अगर आप रखें आप लाइट और इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लें इस ओ बी के ऊपर तो वो आपके पास इतना ही बनेगा ना, सिर्फ इतना। ये ओ बी ये क्या हो, यानी पूरा नहीं वेक्टर बनेगा बी, सिर्फ ओ बी बनेगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। यानी जितना लेंथ जितनी लेंथ ए वेक्टर की है उतनी लेंथ प्रोजेक्शन की इस वक्त नहीं होगी। इस वक्त तो नहीं नजर आ रही, वो कम है, ज्यादा भी हो सकती है अगर आप प्रोजेक्शन जो है वो उसको, लेकिन ये इस वक्त जो नजर आपको आ रही है वो पूरी वेक्टर बी के लॉन्ग वेक्टर बी का पूरा नहीं है प्रोजेक्शन। तो कितना है? सिर्फ ओ बी है। तो ये आपको पहले तो समझ लेना चाहिए कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर बी सिर्फ ओ बी है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, जस्ट वी हैव टू फाइंड ओ बी।
और ओ बी, इस ट्राइंगल को गौर से देखें, ओ ए बी जो ट्राइंगल है इसको बड़े अगर गौर से देखा जाए तो इसमें ओ बी बेस है और ओ ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के बराबर होगा। वो जरा कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो आप देखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी हैव, पहले तो आप ये लिख लें ए डॉट बी किसके बराबर है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फिर उसके बाद मैंने जो भी बात बताई, इन द ट्राइंगल ओ बी सी, उस ट्राइंगल में आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। और फिर आप जब जाते हैं आगे और देखते हैं कि इससे आपके पास निकलता है ओ बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आप डायग्राम को दोबारा गौर से देख लें, ओ ए जो है पूरे का पूरा वो ए मैग्नीट्यूड है, यानी जो आपका ओ ए है ये वाला, ये ए मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा आपने वैसे को वैसे लिख दिया। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आपके पास आ गया जी ओ बी। फिर क्या किया अब आपने? ओ बी आया था ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के बराबर। मुझे तो सिर्फ इतना ही लग रहा है कि हमने सिर्फ क्या किया, बी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई आपने डिवाइड कर दिया। और अब आपके पास जो बन गया इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अभी हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में इतना पोर्शन जो था ये वाला, ये इतना पोर्शन जो इक्वेशन नंबर 1 में था वो ए डॉट बी के बराबर था। तो अब अगर हम इसकी जगह ए डॉट बी वो लगा दें तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी ओ बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड बन जाती है। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 2.1 ओ बी इज अ स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ओ बी जो है वो स्केलर कंपोनेंट वेक्टर ओ वेक्टर ए है अलोंग बी। तो वो हमारे पास फिर वो तो फार्मूला तो फिर प्रूफ हो गया, वो फिर किसके बराबर आ गया? ये ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। अब सो ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। सिंस यूनिट वेक्टर्स अलोंग बी अगर आप लें तो यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं? वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो बी कैप जो है वो आपके पास क्या आएगा? वो आ जाएगा वेक्टर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अब आप सिर्फ इतना करें कि जो स्केलर कंपोनेंट आपके पास आई है उसको वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर से मल्टी, स्केलर कंपोनेंट आपके पास ये आई है, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगी। वो आपके पास बन जाएगा। ये देखें, आप ज़रा गौर करें कि मैंने क्या किया है। ओ बी क्या था? ये ओ बी जो था वो स्केलर कंपोनेंट थी। और आगे चलते हैं अगर हम, तो ये आपका जो है बी ओवर बी मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास स्केलर कंपोनेंट से वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कराया यूनिट वेक्टर के साथ। तो फिर आप देखते हैं कि आगे चल के हमारे पास ये बन जाता है ओ बी आ गया ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और अगला बी ओवर बी कैप बी मैग्नीट्यूड। और फिर आप बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो न्यूमिनेटर आपका है उसमें ए डॉट बी बन जाता है और नीचे आपके पास बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और वेक्टर बी आ जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली जो उसने कही थी कि आपके पास स्केलर कंपोनेंट। अब ये आपको मैं दोबारा ज़रा असबर कराने लगा हूँ कि आप जब भी वो कहे कि वेक्टर ए की कंपोनेंट अलोंग बी लें तो क्या होगा? ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर की कंपोनेंट लेनी है और जिसके अलोंग लेनी है दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और जिसके अलोंग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना। और वेक्टर कंपोनेंट में साथ क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग बी आ जाएगा साथ। तो वो आपके पास रिजल्ट ये बनता है। नेक्स्ट जो हमारा है रिजल्ट वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये भी काफ़ी आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे अप्लाई होगा। थ्योरम नंबर 4 जो है उसमें आप देखते हैं कि ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो कहता है फिर आप जारी बात है आई डॉट जे और जे डॉट आई और आई डॉट के डॉट आई जे डॉट के डॉट जे जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे? आप इसको इस तरह से देखें कि जब आप आई डॉट जे लेंगे
तो आई जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे जो है वो जे आपके पास जो है आई डॉट जे जो है, आई चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। और हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि अगर वेक्टर जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। अगर प्रूव भी करके आए हैं तो आप इसको देखते हैं कि आई डॉट जे अगर नहीं भी प्रूव किया तो 90 लगाएंगे ना आप, थीटा जो है वो 90 लगाएंगे तो कॉस 90 जीरो होता है, तो लिहाजा आपके पास ये सारे जीरो हो जाएंगे। जब आप आई डॉट आई करते हैं तो एक्स एक्सिस का यानी वेक्टर आई जो है एक्स एक्सिस का लॉन्ग है उसका अपने साथ ही एंगल जीरो होगा। तो आई डॉट आई आपके पास आएगा क्या, आई मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, आई मैग्नीट्यूड भी वन होगा यूनिट वेक्टर होने की वजह से, आई मैग्नीट्यूड भी वन होगा यूनिट वेक्टर की वजह से, और कॉस जीरो भी वन होगा, तो आपके पास आंसर इसका वन आ जाएगा। तो ये आगे जो हम रिजल्ट प्रूव करेंगे उनमें इन चीज़ों ने इस्तेमाल होना है कि आई डॉट जे हमेशा ज़ीरो और आई डॉट आई हमेशा वन, लाइक वाइज अदर्स। अब इसमें वो तो कहता है जी आप प्रूव करें वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, इट मीन्स कि इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स component of vector along x-axis is a1 and this is the component of vector along x-axis, this is the component of vector along y-axis, this is the component of vector along z-axis. Similarly in vector b we have this is the component of vector b along y-axis x-axis, sorry, this is the component of vector b along y-axis and this is the component of vector b along z-axis. Now look at the dot product, what happened here, आप देखें कि दोनों की जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट का सम है। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से क्या मुराद है, यानी इसकी अगर वर्किंग बड़े गौर से हम देखें तो वर्किंग कैसे हो रही है वो देखें, ये ए वन बी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो आ जाता है ए वन बी वन, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे के साथ कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाती है और वो आ जाता है ए टू, इसी तरह तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और वो आ जाता है ए थ्री बी थ्री। तो ये रिजल्ट हमने याद रखना है कि इस तरह से डॉट प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूट की जाती है। और अब इसका प्रूफ देख लें। प्रूफ में आप वेक्टर ए डॉट बी जब लेते हैं तो ए डॉट बी में आप वेक्टर ए की कंपोनेंट, ये लुक एट हियर ए डॉट बी, कीप द वेक्टर ए एंड कीप द वेक्टर बी, तो व्हेन वी टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट व्हाट विल हैपन हियर। अब आप देखें मैंने अब ये किया है आपको समझाने के लिए कि जो वेक्टर ए है ए वन उसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी ए वन बी वन आई डॉट आई आएगा, ए टू बी टू आई डॉट जे आएगा, ए थ्री बी थ्री आई डॉट के आ जाएगा। इसी तरह यानी ए पूरे का पूरा वेक्टर यानी ए वन को मैंने मल्टीप्लाई किया बी वन बी टू बी थ्री के साथ। इसी तरह जब आप आते हैं आगे के जी ए टू को मल्टीप्लाई करते हैं बी वन बी टू और बी थ्री के साथ, और सिमिलरली आप करते हैं ए थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं बी वन बी टू और बी थ्री के साथ। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ आई डॉट आई जो है वो तो वन हो जाएगा ना, ये आई डॉट आई तो हो जाएगा लुक एट हेयर आई डॉट आई जी, ये जो आई डॉट आई है ये तो हो गया वन। इसी तरह यहाँ कहीं मुझे नज़र आ रहा चाहिए जे डॉट जे, ये भी वन हो गया, और इसी तरह मुझे नज़र आना चाहिए के डॉट के, ये भी वन हो गया। बाकी क्या बाकियों की क्या सूरत बनेगी, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों ज़ीरो हो जाएंगे, आप ज़रा गौर से देखें कि ये आपके पास जो ये ये ज़ीरो क्यों होगा, आई डॉट जे की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, ये आई डॉट के की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, ये जे डॉट आई की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, ये के जे डॉट के की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, ये के डॉट आई की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, जे के डॉट जे की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। बाकी फिर आपके पास रह क्या गया, फिर आपके पास वही रह गए हैं, ये आगे उसने एक्सप्लेनेशन की हुई है।
ये इसकी वजह से आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री पी थ्री। तो यही वो रिजल्ट है विच वी हैव टू प्रूव, और वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि अगर आपने एंगल निकालना हो और कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिए हो तो कैसे निकालें। इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, then theta is equal to cos inverse a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 over a1 square plus b2 square plus a2 square plus a3 square, उनकी मैग्नीट्यूड। तो आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं, ए डॉट बी आता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा जो है वो फिर आपके पास ऊपर लगाए आप ए डॉट बी और नीचे आपके पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी आ जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और नीचे उनकी मैग्नीट्यूड्स जैसे आप निकालते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स दैट। Now finally we are going to apply this formula which we just have proved. Find the angle between the vectors I plus 2j minus k and minus I plus j minus 2k। अब जरा देखें कि आप सपोज कर लें कि पहला वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर जो है वो b है, और इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो जो थ्योरम आपने पीछे प्रूव किया उसके मुताबिक थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री ओवर ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर प्लस ए थ्री स्केयर, यानी ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 प्लस टू और मैग्नीट्यूड उसकी ये आती है cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है कि ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी, और अगर वो उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। ये काम है इफ एंड ओनली इफ। वन वी हैव टू प्रूव टेकिंग वन थिंग एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो लुक एट हेयर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इफ एंड ओनली इफ देयर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, ये उनकी डॉट प्रोडक्ट है। यानी पहले वेक्टर्स परपेंडिकुलर ले लें और डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो साबित करें, और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो लेके वेक्टर्स को परपेंडिकुलर साबित करें। पहला काम हम करते हैं, उसकी डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला जो थीटा का फार्मूला है वो आपने लिख दिया है। अब चूंकि आपने कहा परपेंडिकुलर हैं और तो फिर थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी आप कह रहे हैं कि पहले आपने लिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फिर डेफिनेटली थीटा 90 डिग्री होगा। उस फार्मूले में थीटा की जगह 90 डिग्री आप पुट कर देते हैं, और cos 90 जो है वो ज़ीरो होता है। तो लिहाजा आपके पास ये जो रिजल्ट है डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट उस जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके वो वैनिश हो जाएगा, और आपके पास रह जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपने प्रूव कर लिया कि अगर वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। अब कन्वर्सली एक बात आपने साबित करनी है कि अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। वंस अगेन थीटा का फॉर्मूला लगाया और यहाँ आप लगा देते हैं ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू की जगह ज़ीरो, तो वो cos इनवर्स ज़ीरो आता है, और cos इनवर्स ज़ीरो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने दूसरा काम भी कर दिया कि अगर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो फिर वो परपेंडिकुलर हैं। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ वाला मामला जो है हमारा क्लियर हो गया। एक चीज़ लेके हमने दूसरी चीज़ जो है वो साबित कर दी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें आपने ये साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो बड़े आसानी से जस्ट वी हैव टू टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गई तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ए डॉट बी गई लिया है, ए डॉट बी अब कैसे ले रहे हैं, आप पहले ए वेक्टर पूरा लिख रहे हैं और फिर बी वेक्टर लिख रहे हैं, और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जी आप इसकी डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पहला पहले के साथ यानी आई और ये आ जाता है 1, ठीक है, और फिर आप 3 माइनस 1 वो -3 आ जाता है, फिर -2 और -1 वो +2 आ जाता है, तो ये आपके पास 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि वेक्टर जो हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद अगला काम क्या है, ये भी क्वेश्चन इंटर में आपके पास आता रहा है कि एक वो चीज़ मालूम करने के लिए आपको कह देता है, और वो कहता ये है कि आप वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, कंडीशन उसने दे दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो आप सिंपली ये करेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको कर देंगे 0, चूँकि परपेंडिकुलर हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, और चूँकि परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होगा। जब इनकी डॉट प्रोडक्ट हम 0 लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का तरीका अभी पता चल गया आपको, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा यहाँ पे है ही नहीं है। ज़रा गौर करें, यहाँ पे के नहीं है,
इधर के मौजूद नहीं है, इसका मतलब है के का कोएफिशिएंट 0 है, तो वो अब 0 पुट करेंगे। ये वाला के तो वेक्टर नहीं है ना, ये तो स्केलर है, इसी की तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसको यूनिट वेक्टर के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो जब आपने प्रोडक्ट ली, 2 × 3 हो गया 6, -1 × 2 के हो गया -2 के, और यहाँ से के की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है। Now this is very important application of the work done. Sorry, application of the dot product, which is work done. Work done by the constant force through a displacement d. तो वो आपके पास आता है F डॉट डी। तो ये डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। कहता है पार्टिकल इज एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। एक फोर्स नहीं दी हुई थी उसमें, दो फोर्स दी, एक फोर्स ये है और कोई और फोर्स भी लग रही है उसको, और वो फोर्स जो है वो ये है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर अल्टीमेटली पहले एक इनकी रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करके फिर हम उसको एक फोर्स बना के वर्क डन मालूम करेंगे। और ये भी देखें कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो फिर नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दिस वन माइनस दिस वन आएगा, यानी इसके वेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेट रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा। So keeping these things in mind, first we assume that these are the two forces F1 and F2, and their resultant will be F is equal to F1 plus F2, which is 7i plus 2j minus 4k, and displacement, as I told you, this is d2 minus d1, final value of the displacement where you are going, and initial value of the displacement from where you started, तो वो आ जाएगा 4i plus 2j minus 2k। इससे आपके पास वर्क डन कैलकुलेट हो गया, 40 जूल आ गया इसकी जो जूल होती है कंपोनेंट। नेक्स्ट जो अभी आर्टिकल हमने पढ़ा कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट मालूम करनी या प्रोजेक्शन मालूम करनी। वो कहता है फाइंड इफ a इज इक्वल दिस, b इज इक्वल दिस, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a अलोंग b। अब स्केलर कंपोनेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने एक वेक्टर की कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग देनी है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी होगी, और जिसके लॉन्ग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो ये आपने कर दिया। ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इज a डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अब a डॉट बी आप कंप्यूट करें, ऊपर लिखा a b और b की मैग्नीट्यूड, तो b की ऊपर तो आ जाएगा 0 - 6 + 16, b की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2² + 4² अंडर रूट, और ये आपके पास आ जाएगा 10/4 + 16 20 और अंडर रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो होगी स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट का भी फार्मूला आपने पीछे प्रूव किया, a डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी। तो वैल्यूज लगा दें आप, a डॉट बी आपके पास 10 है, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर या 20 आ जाएगी, और वेक्टर बी आपके पास पड़ा हुआ है 2i + 4 2j + 4k। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके j + 2k आ जाता है। तो अब ये जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पे इस लेक्चर का, वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। अब इसमें यह है कि अगर कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल्स अल्फा बीटा गैमा बनाता है, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बनाए, तो कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती हैं। चूँकि कॉज यूज कोसाइन यूज हो रहा है ना, इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, और डायरेक्शन एंगल जो हैं वो अल्फा बीटा गैमा कहलाएंगे। और कॉज का तल्लक बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के साथ होता है, तो फिर इससे एक फार्मूला भी डेवलप होगा, वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। इफ a vector A makes angles alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then look at which I told you, cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines of the vector A, and the alpha beta and angles alpha beta are known as the direction angles. What happened here? If the vector r is equal to xi plus yj plus zk makes angles alpha beta gamma with x axis y axis z axis respectively,
देन जाहिर बात है फिर कॉज अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस एक्स है और हाइपोटेन्यूज जो है वो आर मैग्नीट्यूड है। और जो कॉज बीटा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में बेस जो बन जाएगी वाई ओवर बनेगा, चूंकि वो जो वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो उस केस में बेस जो है वाई एक्सिस होगी, वाई होगी ओवर आर मैग्नीट्यूड। और फिर गैमा आपको पता है कि वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है, तो फिर उस केस में बेस आपके पास क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस, यानी जेड ओवर आर मैग्नीट्यूड। अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस आर। तो ये आप जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास एलसीएम ले लें अगर आप, you will get x square plus y square plus z square is equal to over r magnitude square, and as you know x square plus y square plus z square is equal to r magnitude square. Oh, this will give you answer 1. So that's I have to complete up to this lecture. Now in the next lecture we will start vector component. Any questions please?